लोग देखेंगे इलास्टिसिटी, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थता, ठीक है। प्रत्यास्थता क्या होता है? तो ये पदार्थ का एक गुण होता है जिसके कारण मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, अगर उस पर बाहरी बल लगाया जाता है तो उससे उत्पन्न किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन है उसका वो विरोध करती है, और जैसे ही बल को हटा लिया जाता है तो वह क्या करता है, अपने पूर्व अवस्था में यानी पहले की अवस्था में वापस आ जाती है। तो उसे ही हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि प्रत्यास्थता की सीमा, इलास्टिक लिमिट क्या होता है? तो विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है, और जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ का प्रत्यास्थता का गुण जो होता है वो समाप्त हो जाता है, तो उसी को हम लोग प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं, ठीक है। यानी कि ज़्यादा बल लगाया, जितना दूर तक वो उसमें परिवर्तन आना रहेगा, फैलना रहेगा, उतना फैलेगा, फिर एक सीमा से ज़्यादा वो नहीं एक्सपैंड होगा, ठीक है। तो वहाँ प्रत्यास्थता का गुण क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और कम बल लगाएंगे तो उसमें वो गुण बना रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि विकृति, जिसे स्ट्रेन कहा जाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो किसी तार, मान लीजिए कोई तार है, अगर उस पर ये बल लगाते हैं तो उसकी प्रारंभिक लंबाई जो एल है उसमें वृद्धि होती है, तो ये एल होती है। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, यानी कि स्मॉल एल वृद्धि हुआ, ठीक है, और प्रारंभिक लंबाई उसकी कैपिटल एल थी, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एल बाई कैपिटल एल को ही हम लोग विकृति कहते हैं, यानी स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। प्रतिबल क्या होता है, जिसे स्ट्रेस कहा जाता है? तो देखो, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को हम लोग प्रतिबल कहते हैं, यानी स्ट्रेस कहते हैं। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ के प्रत्यास्थता का क्या कहा जाता है? यंग मापांक कहा जाता है, ठीक है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। हुक का नियम क्या कहता है? तो प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति पर उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि विकृति या प्रतिबल बराबर होता है प्रतिबल बटा विकृति, जिसे हम लोग ई एक नियतांक यानी कि प्रत्यास्थता का गुणांक भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रत्यास्थता गुणांक जिसे ई से डिनोट करते हैं, उसका मान अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। इसका एसआई मात्रक यानी कि प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर का पावर -2 होता है, जिसे हम लोग पास्कल भी कहते हैं। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, यदि विकृति अनुदैर्ध्य है तो प्रत्यास्थता गुणांक को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो यंग का प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। यदि विकृति आयतन में हो तो उसे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहेंगे, जिसे के से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से सरल आवर्त गति हम लोग देख लेते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम, ठीक है। तो आपने 12th में पढ़ा भी होगा पेंडुलम वगैरह के विषय में, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी एक वस्तु है, उसको अगर लटकाई जाती है तो उसमें आपने पढ़ा होगा 12th में कि उसका लंबाई कैसे मेजर करते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट का जो नीचे जो सेंटर होता है वहाँ से लेकर और जहाँ से वो ऑब्जेक्ट लटकाई गई है, तो वहाँ वो टोटल क्या होता है, उसका इफेक्टिव लेंथ कहलाता है, ठीक है। तो खैर उसमें नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं और थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। आवर्त गति क्या होता है? पीरियोडिक मोशन। तो एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो उसे ही आवर्त गति यानी पीरियोडिक मोशन कहते हैं, ठीक है। दोलन गति जिसे ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। तो किसी पिंड की साम्य स्थिति को इधर उधर गति करने को ही हम लोग दोलन या काल्पनिक स्थिति या गति कहते हैं, ठीक है, जिसे ऑसिलेटरी मोशन हम लोग कहते हैं। एक दोलन या एक कंपन यानी कि दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति की ओर के एक ओर जाना, फिर साम्य स्थिति में आकर दूसरी ओर जाना और पुनः साम्य स्थिति में वापस लौटना, इसी को हम लोग कंपन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ से आपसे पूछा जाता है। आवर्तकाल या टाइम पीरियड क्या होता है? तो एक दोलन पूरा करने के समय को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं।
फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आवृत्ति। तो कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करती है उसे आवृत्ति कहते हैं। इसका क्षेत्रफल, इसका एसआई मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि यदि आवृत्ति n तथा आवर्तकाल t हो तो n इक्वल टू क्या बनता है? n इक्वल टू 1/t। ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? तो यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा है, उसके मध्य मान स्थिति यानी कि मीन पोजीशन है, बिल्कुल सेंटर से एकदम, ठीक है, मीन पोजीशन से, और ये वस्तु लटकी हुई है। ठीक है। तो इधर उधर इस प्रकार की, इसको अगर मान लीजिए हिला रहे हैं तो इधर उधर इस प्रकार की गति करे कि वस्तु का त्वरण जो है मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो, तो उसे ही हम लोग सरल आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति की विशेषताएं क्या हैं? एसएचएम की विशेषता जो है कि कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, उसका त्वरण 0 होता है, वेग जो होता है वो सबसे अधिक होता है, गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होता है, स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है यानी अंतिम बिंदु से, तो त्वरण अधिकतम होता है, कार्य करने वाला बल, प्रत्यानयन बल उस पर अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा जो होती है 0 होती है, स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक, और वेग यहाँ पर 0 होता है। तो जब अंत बिंदु से गुजरता है तो वेग 0 होता है, वहीं जबकि अपने मध्यमान स्थिति पर से गुजरता है तो फिर वेग क्या होता है? अधिकतम होता है। ठीक है। तो ये देख लेना है। सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम। ठीक है। पेंडुलम क्या होता है? ये मान लो कोई बेस है, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को लटकाया जा रहा है और इसी को हम लोग कहते हैं पेंडुलम। ठीक है। यही मैं बता रहा था आपको कि ये इफेक्टिव लेंथ कैसे इसका मेजर किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये जो होता है इफेक्टिव लेंथ होता है। इसका लंबाई नहीं मापा जाता है, इसका इफेक्टिव लंबाई मापा जाता है। ठीक है। क्योंकि ये दोलन की स्थिति में इसका एग्जैक्ट लंबाई पता करना संभव नहीं है, तो इसलिए इसका इफेक्टिव लेंथ मापा जाता है। सरल लोलक क्या होता है? तो यदि एक भारहीन और लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले हिस्से के पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दें तो इसी समायोजन को सरल लोलक कहते हैं। और ये लोलक जो होता है उसको साम्य स्थिति थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दे तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है इसमें, यानी कि उस मोशन से गति करती है। ठीक है। सरल लोलक का आवर्त काल क्या हो जाएगा? T = 2π√L/g। ठीक है। तो सरल लोलक का आवर्त काल हो जाएगा ये। एल जहाँ है डोरी की प्रभावी लंबाई है, इफेक्टिव लेंथ है। ठीक है। और जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है। अब यहाँ पर देखो लंबाई बढ़ाने पर टी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि यही कारण है कि कोई लड़की झूला झूलते वक्त अगर खड़ी हो जाए, झूला झूलते वक्त खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। ठीक है। गुरुत्व केंद्र क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई जो है घट जाएगी। इससे झूले का आवर्तकाल घट जाएगा। यानी झूला झूलते खड़े हो जाएगी अगर तो झूले का आवर्तकाल घट जाएगा, यानी कि झूला जल्दी जल्दी दोलन करेगा। ठीक है। आवर्तकाल पर निर्भर जाए तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे ले जाया जाए काल का मान क्या होगा? कम होगा। ठीक है, पृथ्वी तल के नीचे जाने पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोलक 1/6 गुना होता है, याद रखना है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान के 1/6 गुना होता है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है आपका तरंग, तो इसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। जय हिंद।